हे एवरीवन। तो आज का जो अपना वीडियो रहेगा बहुत ही ऑसम रहने वाला है। एक तरह से एक वीडियो के अंदर मैं आपके मल्टीपल टॉपिक्स को क्लियर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर आपके जो मेन कंसेप्ट क्लियर होने जा रहे हैं वह है जैसे कि इंपोर्ट मॉड्यूल, कैसे हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, कैसे हम खुद की पाइथन फाइल की क्लास को दूसरी फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं, एंड ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट, स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, एंड डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। हालांकि मैंने डेटाबेस कनेक्टिविटी की वीडियो बना के अपलोड कर रखी हुई है, एंड कार्ड ऑपरेशन कैसे करते हैं वो भी आपको बताया, डायनेमिक वे से, स्टैटिक वे से, हर तरीके से। कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट भी आपको बताएंगे कि किस तरह से कंस्ट्रक्टर की फंक्शनैलिटी रहती है, और डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन का मैंने यूज़ किया इस कोड के अंदर। तो आप इसको कह सकते हैं एक तरह से हमारा मिनी प्रोजेक्ट रहेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है मैंने सिंपल CLI की फॉर्म में किया हुआ है। GUI और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की फॉर्म में मैं करके दिखाऊंगा, बट पहले मैं उसके ऊपर अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड करूंगा सो दैट आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कभी मैंने सिंपल आपको कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू बताने की कोशिश करी है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या रहेगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं हम अपना। तो मैं यहाँ अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ सो दैट आप स्क्रीन को प्रॉपर वे में देख सकें। नाउ तो ये हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम है या प्रोजेक्ट कह सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव दिया हुआ, एज पर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ पाइथन एप्लीकेशन एज फ्रंट एंडेड एंड SQLite MySQL as batched for their inventory and sales maintenance. Already the design team have completed requirement design and you are expected to complete the assigned module. तो आपको एक तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है MySQL और SQLite, बट मैं आपको Oracle डेटाबेस के थ्रू करके दिखाऊंगा बिकॉज मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है नहीं यहाँ पे। एंड अभी लॉकडाउन के टाइम पे इतना इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं होता कि हम ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकें। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, तो टास्क वन क्या है, हमें एक टेबल बनाना है डेटाबेस के अंदर। वो हम पाइथन कोड के थ्रू ही बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम डेटाबेस के अंदर जाके SQL क्वेरी के थ्रू बनाएंगे। एंड उस टेबल के अंदर हमारे पास ये कॉलम्स रहेंगे और उसका जो भी डाटा टाइप रहेगा ये रहेगा, और ये डिस्क्रिप्शन मतलब किसके ऊपर प्राइमरी की यूनिक की आपको लगानी है। एंड देन दूसरा टेबल अपने पास TBL सेल्स रहेगा, उसके जो टाइप्स हैं ये हैं बताए हुए, और उसकी भी डिस्क्रिप्शन ये है। तो यहाँ पे हम जब इनपुट यूज़र से मांगेंगे तो यहीं से देख के हम इनपुट देंगे उस कोड के अंदर, और ये हमारे पास टेस्ट केसेस हैं, हम इनके अकॉर्डिंग ही अपना कोड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको कोड दिखाता हूँ। तो कोड तो मैंने पहले से कर रखा है क्योंकि काफ़ी लंबा कोड है। तो वहाँ पे आपने एक चीज़ दिखानी थी मुझे आप लोगों को कि यहाँ पे ये हम मॉड्यूल खुद से बनाएंगे, नेम ऑफ मॉड्यूल ये जो भी है। तो मैंने यहाँ पे जैसे यूटिल प्रोजेक्ट डॉट यूटिल है ना, मैंने यहाँ यूटिल डॉट PY दे दिया इसको शॉर्ट में नेम, और इसको DA डॉट PY और इसको मेन डॉट PY। ओके, तो अभी मैं आपको सबसे पहले ओपन करके बताऊंगा यूटिल डॉट PY, जिसके अंदर हमने कनेक्शन किया होगा डेटाबेस के थ्रू। तो वैसे तो मैंने अभी हाल ही में वीडियो जो बनाई थी उसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी बताई थी, तो एक रिवीजन हो जाएगा। अगर किसी ने नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे आपको वो कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था मैं ओरेकल डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं ओरेकल डेटाबेस का जो मॉड्यूल पाइथन के द्वारा सपोर्ट किया जाता है उसको इम्पोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक क्लास बना रहा हूँ सो दैट इस क्लास को मैं दूसरे मॉड्यूल में इंपोर्ट कर सकूँ और इसके कोई भी वेरिएबल को मैं वहाँ यूज़ कर सकूँ। फॉर एग्जांपल ये जो कौन नाम का वेरिएबल है ये यूज़ होगा। तो यहाँ पे मैंने इनिट फंक्शन के अंदर कोडिंग की है जो भी करी है। अब इनिट क्या है, पाइथन में से हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अदर लैंग्वेज के कंपैरिजन में यहाँ कंस्ट्रक्टर का जो सिंटैक्स रहता है अलग है, बट उसका फंक्शनैलिटी सेम है। यहाँ पे जो इनिट होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो ये एक तरह से कंस्ट्रक्टर का फॉर्मेट रहता है। आपको इस यही नाम देना होता है, इससे अलग नाम आप नहीं दे सकते। और सेल्फ आपको ये एज ए आर्गुमेंट देना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना वो ऑब्जेक्ट इंटरनली पास होता है इसके अंदर, सो दैट जो भी आप वेरिएबल इसके अंदर बनाएंगे ना
क्लास के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो वेरिएबल इंक्लूड हो एक तरह से, क्योंकि जो भी आप क्लास बना रहे हैं एक तरह से आप अपना डाटा टाइप बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक बॉक्स है बड़ा सा आपके पास, उस बॉक्स के अंदर आपने छोटे छोटे कॉलम बना लिए हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मॉड्यूल है CX_Oracle, इसके पास एक कनेक्ट नाम का फंक्शन रहता है जो हमें कनेक्शन में हेल्प करता है अपने डेटाबेस के साथ। तो यहाँ पे आपको आर्गुमेंट में क्या पास करना होता है, ये रहता है मेरा यूज़र का नेम और ये रहता है मेरा पासवर्ड और @ सिंबल लगाना, और यहाँ पे आप IP दे सकते हैं अपने सिस्टम का, या लोकल होस्ट दे दिया मैंने, जिसका मतलब यही होता है कि मैं अपने सिस्टम पे ही इसको यूज़ कर रहा हूँ। एंड ये होता है मेरा डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कनेक्टिविटी में, बट आपको अगर थियोरेटिकली या ऊपर ऊपर से बात करूँ तो ग्लोबल नाम का एक वेरिएबल होता है अपने पास, तो उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं, उसके अंदर हमारा डेटाबेस का नाम पड़ा होता है, ग्लोबल नेम करके इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ से जैसे आपने ये स्टेटमेंट लिखी, इसके थ्रू आपका कनेक्शन बन चुका है, और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट ये रेफरेंस कह लीजिए कौन नाम के वेरिएबल के अंदर है। बट आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कनेक्शन डॉट कॉन क्यों लिखा मैंने, कौन क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ पे अब हमारा रोल आता है ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल का, लोकल वेरिएबल का और स्टैटिक वेरिएबल का। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कनेक्शन डॉट कॉन से क्या होता है, वो एक स्टैटिक वेरिएबल बन जाता है। मतलब अगर आपने मैंने एक वीडियो बनाई है स्टैटिक वेरिएबल के ऊपर, उसमें मैंने स्टैटिक वेरिएबल को बनाने के डिफरेंट वेज बताए हैं, तो ये उनमें से एक तरीका है स्टैटिक वेरिएबल बनाने का। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है मैंने स्टैटिक वेरिएबल क्यों बनाया, ग्लोबल क्यों नहीं बनाया या लोकल क्यों नहीं बनाया। तो इसका आंसर ये है, जो लोकल वेरिएबल होता है ना, उसका स्कोप कहाँ तक रहता है, लोकल रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आपका फंक्शन है इनिट या कंस्ट्रक्टर कह लीजिए, अगर आप यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाते हैं, ठीक, इसके अंदर विदाउट सेल्फ का यूज़ करें। अगर आप सेल्फ डॉट वेरिएबल करते हैं तो वो क्लास का वेरिएबल कहलाएगा एक तरह से, तो वो लोकल वेरिएबल के अंदर नहीं आता, तो उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अगर आप कोई भी वेरिएबल मान लीजिए a=10 लिखते हैं, तो आप उसको एक फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, तो वो लोकल वेरिएबल हो गए जिसमें उसका एक दायरा रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई फंक्शन बना रहा हूँ डेफ करके f1 नाम के, और उसके अंदर मैंने a=10 लिख दिया, तो आप अगर उस वेरिएबल को उस फंक्शन के बाहर आके प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास एरर आएगा। आफ्टर दैट हमारा आ गया ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता सेल्फ डॉट कॉन करके, तो क्लास वेरिएबल तो वो एक तरह से ग्लोबल वेरिएबल काउंट हो जाएगा, क्योंकि आप उसको पूरे प्रोग्राम के अंदर आप कहीं भी यूज़ कर सकते थे। तो जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसकी लाइफ कितनी रहती है, आप पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी लाइफ रहती है। जैसे प्रोग्राम टर्मिनेट होगा वो उसकी लाइफ फिनिश हो जाएगी। बट जो हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल रहता है ना, उसकी जो लाइफ रहती है वो टर्मिनेशन के बाद भी ख़त्म नहीं होती। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको इस क्लास के किसी भी वेरिएबल को दूसरी फाइल में यूज़ करना है तो आपको उस वेरिएबल को स्टैटिक बनाना ही पड़ेगा। यही हमारे पास तरीका। अगर आप इसको ग्लोबल बनाते हैं, लोकल बनाएंगे, वो दूसरी फाइल में उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, एरर देगा कि दिस क्लास हैज़ नो सच एट्रीब्यूट। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा अगर ये लाइन प्रॉपर चलती है। ओके, तभी मैंने लिखा इफ़ कनेक्शन डॉट कॉन इक्वल टू नन, ये वाला हमारा प्रिंट होगा, क्योंकि इसके अंदर रेफरेंस होगा तो ये नन के इक्वल नहीं होगा। बट इसके अंदर अगर ये स्टेटमेंट चली ही नहीं प्रॉपर तो इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, ये नल होगा या नन कह लीजिए। तो एल्स वाला पार्ट, एल्स मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। ओके, सो ये अपना हो गया कनेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट। तो यहाँ पे जो हमारा यूटिल फाइल थी कंटेन्स द क्लास दैट एस्टेब्लिश द डेटाबेस कनेक्शन, ये टास्क अपना पूरा हुआ। अब हमारे पास एक DAO फाइल है, उसके अंदर हमें क्लासेस बनानी है जो परफॉर्म करेगी कर्ड ऑपरेशन। यहाँ मैंने आपको बताया क्रिएट, रिट्राइव, अपडेट, डिलीट, कर्ड CURD जो भी है। ठीक है, तो अपनी अगली फाइल ओपन करते हैं। मैंने सारा ही फोल्डर बंद कर दिया। तो मेरी दूसरी फाइल है DAO.py। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है गाइस, आई होप यार आपको ये प्रॉपर विजिबल हो। मैं सिंटैक्स थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
25। नाउ तो यहाँ पे ये मैंने फ्रॉम यूटिल इंपोर्ट स्टार, ये तो अपना फाइल का नाम था util.py, जो फाइल मैंने कनेक्शन वाली बनाई थी ना अभी, ये उस फाइल का नाम है। उससे मैं हर एक क्लास को इंपोर्ट करूँ। यहाँ आप सिंपल क्लास का नाम भी लिख सकते हैं क्योंकि मेरे पास एक ही क्लास है। इंपोर्ट स्टार लिख दिया यहाँ पे। यूजुअली स्टार लिखना प्रेफरेबल नहीं होता बिकॉज इससे क्या होता है, अगर आपके एक मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सारी को लोड करेगा, इससे आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो डाउन रहती है। इसलिए जो आपको क्लास रिक्वायर्ड होती है आप सिर्फ उस क्लास का नाम लिख के ही उसे इंपोर्ट कीजिए, ये रिकमेंडेड होता है। बट यहाँ मैं स्टार लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे c इज इक्वल टू कनेक्शन, कनेक्शन जो था हमारी क्लास का नाम था पिछले मॉड्यूल में, तो उससे क्या होगा, जैसे ही ये आपको पता हो ऑब्जेक्ट जो हम क्लास का बनाते हैं ये वो सिंटैक्स रहता है। तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना और इनिट के अंदर मैंने कोडिंग करी थी, तो कंस्ट्रक्ट जैसे ऑब्जेक्ट बनता है क्लास का, अपना कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो जैसे ही ये वाली लाइन चलेगी तो हमारा वो जो क्या कह सकते हैं उसे, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इतना गाइज आपको समझ आना चाहिए। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ये कनेक्शन वाला पार्ट अपना पूरा हुआ। अब वहाँ पे था मेरे पास एक कॉन नाम का वेरिएबल मैंने बनाया था, दिखा देता हूँ आपको अगर आप कंफ्यूज ना हो। util.py, ये मेरे क्लास का नाम था कनेक्शन जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और ये मेरा एक स्टैटिक वेरिएबल था। अब मैं इसको दूसरी फाइल में यूज़ करूँगा, तभी मैंने इसको स्टैटिक बनाया था। अगर आप इसको ग्लोबल बनाते तो आपके पास एरर आता। अब यहाँ पे मुझे कर्सर का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एक वेरिएबल cy ले रहा हूँ, कनेक्शन डॉट कॉन डॉट कर्सर। तो इतना ये मेरा स्टैटिक वेरिएबल है डॉट कर्सर। तो कनेक्शन के पास अपना एक कर्सर नाम का फंक्शन कह लीजिए, तो ये कर्सर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और कर्सर का ऑब्जेक्ट हमें क्यों चाहिए होता है, किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हमारे पास कर्सर का रेफरेंस है एक तरह से। तो इतना पार्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये सिंपल स्टेप थे अपने डाटाबेस कनेक्टिविटी के, और किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने तक का ये सिंपल स्टेप था। अब इसके बाद चलते हैं अपना क्वेरी हम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। और हमने कहा था कि हर एक कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम अलग अलग क्लासेस बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने क्लास बना ली टेबल। इस क्लास से क्या होगा, मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ एक तरह से। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेरी दी। अब टेबल में मुझे क्या है, एक प्राइमरी की भी बनानी है और फॉरेन की भी बनानी है दूसरे टेबल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है टेबल स्टॉक, प्रोडक्ट आईडी जिसको मैंने प्राइमरी की लिया है, प्रोडक्ट नेम जिसके मैंने डाटा टाइप उसी के अकॉर्डिंग दिए जैसे टेबल में बताए गए थे, क्वांटिटी ऑन हेड एंड दी ऑर्डर लेवल, ये सब कुछ टेबल में गिवन था हमारे पास। तो ये सारे एक तरह से मैंने कॉलम वहाँ से बनाए हैं जो हमारे पास गिवन कंडीशन थी। तो प्राइमरी की सिर्फ मैंने प्रोडक्ट आईडी पे बनाई है यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरे में मुझे फॉरेन की बनानी है, तो ये मैंने टेबल सेल्स बनाया, सेल्स आईडी, सेल्स डेट, प्रोडक्ट आईडी। गाइस मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपको टेबल क्रिएट करना आता होगा। अगर नहीं आता तो मैं ये कोड आपके साथ शेयर कर दूंगा, वरना इंटरनेट पे आपको इजीली मिल जाएगा। टेबल क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं, इजीली हो जाता है। बस ये है कि थोड़ा फॉरेन की का इसमें थोड़ा सिंटैक्स रहता है अलग सा, कुछ नहीं है, सिंपल है। एक तरह आप इनको एक तरह से फंक्शन के रूप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जिस पे आपको जैसे सेल्स आई डी पे मेरे को प्राइमरी की लगानी है तो मैंने उसमें एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया। सेम मैंने फॉरेन की को किया यहाँ पे, तो इसका सिंटैक्स थोड़ा अलग रहेगा। ये मैं आपके साथ चाहे शेयर कर दूंगा ये फाइल, अपना गिटहब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इस कोड को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आप यहाँ पे देखते हैं जैसे मैंने Q और Q1 के अंदर क्वेरी लिख दी। ठीक है, हमारा क्या था, हम मुझे दो टेबल बनाने, टेबल स्टॉक एंड टेबल सेल्स। अब जैसे ये एग्जीक्यूट के अंदर मैंने दोनों Q और Q1 पास करी, ये हमारा टेबल पास क्रिएट हो जाएगा। अब मैंने इसको ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि जितनी बार अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है, अब टेबल तो बार बार क्रिएट नहीं होगा, वो तो एक ही बार क्रिएट होगा। अगर बार बार क्रिएट करेंगे तो फर्स्ट टाइम तो ठीक चलेगा, सेकंड टाइम एरर आएगा, एक्सेप्शन रेज होगी। इसीलिए जैसे मैंने एक बार रन कर दिया तब तो सिंपल चल पड़ेगा यहाँ तक। सेकंड टाइम क्या होगा,
जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा ये देखेगा, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा और ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा हमारे डेटाबेस के अंदर, वहाँ से रेज हो गया एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन यहाँ पे वो कैच कर लेगा और ऑलरेडी क्रिएटेड ये प्रिंट करवा के आगे आगे मतलब अपनी फंक्शनैलिटी पूरी करेगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रुकेगा नहीं, हमने उस एक्सेप्शन को एक तरह से हैंडल कर लिया अपने तरीके से। अब फर्स्ट टास्क अपना आता है, क्रिएट अपना हो गया कार्ड ऑपरेशन में से, अब इंसर्ट करना है हमें। इंसर्ट करने के लिए आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन दी है। इफ़ यूजर इंसर्टिंग रिकॉर्ड इन टेबल स्टॉक देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री मस्ट बी इन टेबल सेल्स आल्सो। कहने का मतलब ये है कि अगर यूज़र डालता है किसी टेबल स्टॉक के अंदर एंट्री, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि प्रोडक्ट आईटी पे मैंने फॉरेन की लगाई है ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड भी मुझे चाहिए दूसरे टेबल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्वेरी में लिख लिया, इंसर्ट क्वेरी लिखी है यहाँ पे। तो ये एक तरह से डायनेमिक वे क्वेरी यूज़र से लेने के लिए, ये भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से यूज़र से डायनेमिक वे से हम क्वेरी ले सकते हैं या वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि आप लास्ट वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बताने लगा ये कंसेप्ट तो वीडियो बहुत ही लंबा और बोरिंग सा हो जाएगा। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से आपको एक तरह से कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको एक इन्फिनाइट लूप के अंदर डाल दी, क्योंकि यूज़र, मुझे नहीं पता यूज़र कितनी वैल्यूज़ चाहता है, तो मैं यूज़र से ही पूछूंगा कि आप रिकॉर्ड डालना चाहते हैं नहीं डालना चाहते। तो अगर यूज़र कहता है यस मैं डालना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने यूज़र से सारी उससे एक तरह से इनपुट मांगी है, प्रोडक्ट आईडी नेम सभी चीज़ों के लिए, और दूसरे टेबल में भी मुझे वैल्यूज़ डालनी है तो उसके लिए भी मैंने सारा डाटा यूज़र से मांगा है। तो ये हम अपने आप से यूज़र से लेंगे एक तरह से वैल्यू। अगर यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन आती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मुझे एक कंडीशन दी है, कॉरस्पॉन्डिंग डाटा टाइप एंड लेंथ शुड नॉट एक्सीडेड फ्रॉम द मेंशन्ड लिमिट इफ यूजर इज ट्राइंग टू डू सो, प्रॉम्प्ट मैसेज अपीयर एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास टेबल में यहाँ पर डाटा टाइप बताए हुए हैं, जो ये देखिए जैसे इसका डाटा टाइप की लेंथ है 6, अगर यूज़र 6 से ज़्यादा लेंथ का कोई भी वैल्यू डालते तो हमारे पास प्रॉम्प्ट मैसेज आना चाहिए एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो गाइज ये जो प्रोजेक्ट है हम GUI के फॉर्म में भी कर सकते हैं, मैं आपको करके बताऊंगा, बट अभी मैं आपको सिर्फ कमांड लाइन के थ्रू बता रहा हूँ, सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं। अभी GUI के ऊपर मैंने अपने पाइथन की प्लेलिस्ट में कोई भी टॉपिक नहीं डाला है, इसलिए मैं GUI के थ्रू नहीं करवा रहा था। पहले मैं आपको GUI का कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद सेम प्रॉब्लम को मैं GUI के थ्रू बनाऊंगा, तो उसमें कोड थोड़ा और लंबा होगा हमारे पास। तो यहाँ पे अगर कोई भी यूज़र ज़्यादा वैल्यू लेंथ उसकी ज़्यादा रखता है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे पास मैसेज आ जाएगा, एंड वो यूज़र से दोबारा पूछेगा आप वैल्यू डालना चाहते हैं। अगर यूज़र यस करता है तो ठीक है भाई वैल्यू लेगा, वरना यहाँ से एल्स में जाके इस लूप को तोड़ देगा, और ये हमारा इंसर्ट का काम फिनिश हो गया। ठीक, ये कमिट करना आपको कंपलसरी है, क्योंकि एक तरह से जो भी आपने चेंजेस करें उनको सेव करता है। अगर आप कमिट नहीं लिखते हैं तो हो सकता है आपकी वैल्यूज़ प्रॉपरली इंस्टॉल फिल नहीं होंगी डेटाबेस टेबल के अंदर, एक तरह से सेव नहीं होगी। नाउ अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट के लिए क्लास बनाई है, सो दैट आपको पता लगे आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है टेबल के अंदर। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट क्वेरी यूज़ करी है दोनों टेबल के लिए और उनको एग्जीक्यूट करवा दिया यहाँ से, कर्सर डॉट फैच ऑल से मैंने वैल्यू फैच करी है। तो ये आपको यहाँ पे बता देगा कि टेबल सेल्स और स्टॉक के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो ये सिंपल रहेगा अपना। उसके बाद डिलीट के लिए तो हम कंडीशन देख लेते हैं डिलीट में हमारे पास क्या बोला है। डिलीट के लिए बोला इफ़ यूज़र ट्राइंग टू डिलीट सम एंट्री फ्रॉम टेबल स्टॉक देन प्रॉम्प्ट मैसेज मस्ट अपीयर ऑन कंसोल टू इन्फॉर्म यूज़र डिलीट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री फ्रॉम टेबल सेल्स। गाइस क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे फॉरेन की का कंसेप्ट बनाया हुआ है ना, तो फॉरेन की में क्या होता है, अगर आपका जैसे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है किन्हीं दो टेबल के अंदर, तो आप डायरेक्टली जो है वैल्यूज़ को डिलीट नहीं कर सकते पेरेंट टेबल से, पहले आपको चाइल्ड टेबल से डिलीट करना होता है, देन आप पेरेंट टेबल से उस एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक तरह से रूल होता है। अगर आप पहले पेरेंट टेबल से एंट्री डिलीट करने की कोशिश करेंगे और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री चाइल्ड टेबल में होगी तो आपके पास एक्सेप्शन रेज होगी उस केस में। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि अगर यूज़र चाइल्ड टेबल से एंट्री डिलीट ना करके पहले पेरेंट टेबल से एंट्री डिलीट करने की कोशिश करता है तो उसके पास एरर आना चाहिए, प्लीज़ डिलीट द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री फ्रॉम टेबल सेल्स। इसके लिए मैंने ट्राई के अंदर इसको लिख लिया। यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का हमारा एक तरह से कंसेप्ट यूज़ हो रहा है।
तो यहाँ पे मैंने यूज़र से आईडी मांग ली है कि किस आईडी के रिगार्डिंग आप किस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। तो यूज़र उसकी आईडी बताएगा। आईडी जो हमारे पास एक तरह से प्राइमरी की लगाई है तो यूनिक रहेगा अपने पास। तो एक प्रोडक्ट आईडी के रिकॉर्डिंग एक ही रिकॉर्ड होगा, मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं हो सकते। तो पहले मैं यहाँ यूज़र से पूछूंगा कि आप किस टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं। 0 दबाओ टेबल स्टॉक के लिए, 1 दबाओ टेबल सेल्स के लिए। तो एंटर द आईडी, यहाँ पे मैं आईडी मांग रहा हूँ। टेबल स्टॉक ये क्वेरी लगाई है मैंने और उसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। और यहाँ पे अगर यूज़र ने क्या है, 0 मतलब टेबल स्टॉक। अब क्या होगा यहाँ से, अगर तो चाइल्ड रिलेशन में कोई एंट्री नहीं है तब तो ये आपकी प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर चाइल्ड टेबल के अंदर आपके पास उस सेम एंट्री पड़ी हुई है तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज होगी और ये वाला मैसेज आपके पास कंसोल के ऊपर प्रिंट होगा। यह मैं आपको रन करके बताऊंगा तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगर यूज़र 1 दबाता है तो वो चाइल्ड टेबल के पास जाएगा और वहाँ से उसके लिए डिलीट क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा और वहाँ से ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा अपना। तो ये सिंपल है गाइस, आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस करी है डेटाबेस में, ये मैंने अपने पीछे वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरह से हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सिंपल ऑपरेशन है। आफ्टर दैट मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, बट मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं बनाई है। अपडेट के लिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, देख सकते हैं आप। यूज़र इज़ नॉट अलाउड टू अपडेट फॉरेन की इन टेबल सेल्स टेबल। तो गाइस मैं इसको आपको मतलब बता देता हूँ कि क्या मतलब होता है इसका, क्या ये कहना चाह रहे हैं। मैंने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि कोड बहुत लेंथी हो जाना था इसमें। मुझे नहीं पता कि यूज़र क्या अपडेट करना चाहता है, कौन सा रो कौन से कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास कितने 5 कॉलम आई थिंक एक टेबल के अंदर। तो 2 टेबल थे मेरे पास। अगर मैं 5 हर एक कॉलम के लिए क्वेरी बनाने लगता तो इतनी नंबर ऑफ लाइंस मेरी बहुत ज़्यादा हो जानी थी। तो एक तरह से ये टास्क मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है। मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ ये कहने क्या चाह रहा है। यूज़र इज़ नॉट अलाउड टू अपडेट फॉरेन की इन टेबल सेल्स। कहने का मतलब ये है कि फॉरेन की जो है आपने किस पे लगाई है, प्रोडक्ट आईडी पे फॉरेन की लगाई है ना। जैसे कि यहाँ ये देखिए प्रोडक्ट आईडी, ये देखिए फॉरेन की फ्रॉम टेबल स्टॉक। तो ये कह रहा है कि ये वाला जो आपके पास प्रोडक्ट आईडी वाला कॉलम है टेबल सेल्स के अंदर, यूज़र को अलाउड नहीं होना चाहिए ये वाला कॉलम अपडेट करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे यूज़र अपडेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर यूज़र जो है कोई और एंट्री डालना चाह रहा है जो पेरेंट टेबल में नहीं है तो उसके पास एक्सेप्शन रेज होगी, ठीक है। एंड वो डुप्लीकेट डाल सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि वो डुप्लीकेट डालने की कोशिश करे कि जो आईडी आपके पास, तो आपको यहाँ यूनिक भी आप इसको बना सकते हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनिक की का यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ यूज़र, अगर आप क्वेरी लगा सकते हैं कि आप यूज़र से पूछेंगे कौन सा टेबल आपको कॉलम आपको अपडेट करना है, तो इफ़ एल्स का यूज़ करके आप लिख सकते हैं इफ़ यूज़र एंटर दिस कॉलम नेम देन प्रॉम्प्ट मैसेज अपीयर दैट यूज़र इज़ नॉट अलाउड टू अपडेट फॉरेन की। कहने का मतलब ये है कि यूज़र को आपने रोकना है फॉरेन की अपडेट करने से। अब देखिए आप ट्राई और कैच के अंदर लिख सकते हैं उस चीज़ को। अगर यूज़र क्या करता है, कोई ऐसी एंट्री डालने की कोशिश करे जो पेरेंट टेबल में है ही नहीं, तो एक्सेप्शन तो रेज होगी ही होगी। तो एक्सेप्ट के अंदर आप मैसेज अपना लिख सकते हैं। तो अपडेट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बहुत से कॉलम है, सबको अपडेट करने के लिए अलग अलग लाइन लिखूंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये टास्क आपके लिए रहा। अब मुझे लास्ट टास्क जो परफॉर्म करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब प्रॉफिट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम प्रॉफिट तभी कैलकुलेट कर सकते हैं ना अगर हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता हो। तो यहाँ पे वही बात है जो आपके पास पहले मैं आपको ये रीऑर्डर लेवल का मतलब बताना चाहूँगा। रीऑर्डर लेवल का मतलब कि आपके पास स्टॉक है ऑलरेडी, बट आपकी सेल अच्छी जा रही है, आपने और स्टॉक का ऑर्डर दे दिए। एक तरह से आपने कहा कि मेरे पास 20 मोबाइल पड़े हैं बट मेरे को 5 और मंगवाने हैं, तो एक तरह से आपने ऑर्डर दे रखा है। बट क्या होता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर का अलग अलग सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल कुछ एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, कुछ ऑर्डर रिसीव करने के बाद पेमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि हमने पेमेंट नहीं करी है, तो इस केस में मैं इसको नेगलेक्ट कर दूंगा, हमारा इसका कोई यूज़ नहीं होगा। बट आप ये लेके चल रहे हैं कि आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है, तो आपको यहाँ पे 5 इंटू जो आपने पेमेंट करी है वो, या एक तरह से वो आपको कॉस्ट प्राइस में फिर एंट्री होगी। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, आप क्वांटिटी ऑन हैंड कितना है और एक प्राइस, एक सिस्टम मतलब कह लीजिए एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, 12,000। तो 20 इंटू 12,000 आपकी कॉस्ट प्राइस रहेगी।
और सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, जो आपने सोल्ड किए हैं 12 एंड एक प्रोडक्ट का प्राइस था इतना, तो 12 इंटू ये अमाउंट, तो ये आपकी निकलेगी सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर आपको पॉजिटिव में आता है तो आपका हो गया प्रॉफिट, अगर नेगेटिव में आता है वो हो गया आपका लॉस। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे कर रखी है। ये रही मेरी क्लास प्रॉफिट। तो यहाँ मैं यूज़र से पूछ रहा हूँ एंटर द प्रोडक्ट आईडी। अब मैं यूज़र से आईडी क्यों पूछ रहा हूँ, मैं यूज़र से आईडी इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यूज़र आईडी देगा और आईडी पे मैंने प्राइमरी की लगाई है, तो एक आईडी के अकॉर्डिंग एक ही रिकॉर्ड होगा पूरे टेबल के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग मैं उस रिकॉर्ड में से क्वांटिटी निकालूंगा और उसका प्राइस निकालूंगा बस। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट क्वेरी का यूज़ किया है, सिलेक्ट क्वांटिटी ऑन हैंड। ये मेरे कॉलम का नेम है, फ्रॉम टेबल स्टॉक वेयर प्रोडक्ट आईडी, वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू परसेंट एस लिखा है क्योंकि वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, वेर कैर हमने उसका डाटा टाइप दिया था। ओके, सेम मैंने Q1 से भी निकालनी है उसका सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी है। अब मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और उसको फैच करने के लिए फैच ऑल का यूज़ किया मैंने, और यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस और क्वांटिटी के अंदर हमारे पास वैल्यू है। तो अभी जो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू होगी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में करके बताया था कि जैसे हम फैच ऑल से वैल्यूज फैच करते हैं तो हमारे कैसे आती है वैल्यूज, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ टप्पल। मतलब एक लिस्ट होगी, लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज होंगी टप्पल के फॉर्मेट में होगी। यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्वांटिटी 00 का क्या मतलब हुआ एक्चुअली में गाइस होगा क्या, तो मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। जैसे प्रोडक्ट प्राइस है तो मेरे पास वैल्यू कैसे होगी, ये मेरे पास लिस्ट होगी और इसके अंदर मेरे पास कोई भी वैल्यू होगी टप्पल। मान लीजिए मैं इस फॉर्म में मेरे पास, मान लीजिए ये क्वेरी अगर एग्जीक्यूट होती है तो इस फॉर्म में इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू 0 पोजीशन पे कौन सा आइटम है, ये वाला, ये। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वांटिटी ऑफ 0, ये चीज़ लिखी, तो ये किसको पॉइंट आउट करा है, इस इतनी वैल्यू को, ठीक है। अब मुझे टप्पल के अंदर की भी वैल्यू चाहिए, तो टप्पल के अंदर जो 1 है इसकी क्या वैल्यू है, किस पोजीशन पे है, 0 पे। तो ये जो 0 है फिर ये इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब ये जो फर्स्ट 0 है ये लिस्ट के 0th पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको पॉइंट कर रहा है, और ये वाला 0 टप्पल के 0th पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसका आउटपुट फिर आपके पास आ जाएगा 1, इस तरह से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है हमको कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सेम मैंने यहाँ पे किया, मेरे पास क्या हो गया, क्वांटिटी आ गया, प्राइस आ गया। तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल ली अपनी, जो क्वांटिटी थी मेरे पास 20 एंड जो प्राइस था एक प्रोडक्ट का, उसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये है कॉस्ट प्राइस। सेम चीज़ मैंने सेम स्टेप रिपीट करे हैं दूसरे सेल्स वाले टेबल से सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। तो ये हमारा इस तरह से प्रॉफिट निकलेगा। और नो प्रोडक्ट फॉर दिस आईडी का मतलब अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है, कोई भी गलत आईडी डाल दी, तो ये हमारे पास मैसेज प्रिंट होगा। तो अब गाइज ये था हमारा, जो भी हमारे पास गिवन कंडीशन थी, जो भी हमारे पास हमें कंडीशन दी गई थी या जो भी रिक्वायरमेंट थी, हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी कोडिंग कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसको रन करके दिखाऊंगा कोड को अलग अलग तरीके से। अगर मैं इसी वीडियो में करके दिखाऊं तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी बन जाएगी और आई होप ये बोरिंग ना हो, आपको पसंद आए। सो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। सो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रोग्राम को रन